हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विथ प्रॉब्लम नंबर 3, शायद हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर में हमने देखा था कि स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज बीन डन बाय जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इतना टोटल कॉस्ट निकाल लो, रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग लेना कि नॉन रिकरिंग लेना? नॉन रिकरिंग कॉस्ट का टोटल मार लो। नॉन रिकरिंग कॉस्ट टोटल इतने यूनिट्स का है, तो जो हमारे गिवन यूनिट्स है उसका कितना, जो हमारे गिवन यूनिट्स है उसका कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया था। सिंपली वी गॉट आर आंसर, वैसा हमको मिला। नाउ लेट्स सी। अब जो हम पढ़ने वाले, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या रहने वाला है हमारा? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक दो होते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक दो होते हैं। एक होता है एबनॉर्मल और एक होता है नॉर्मल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक जो है गोडाउन में रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे गोडाउन में रखा है। गोडाउन में रखे रखे आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, जल गया, भस्म हो गया। तो मेरे को एक चीज बता, आग जलकर खत्म हो गया, इज इट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? धंधे में होते रहता है कि ये थोड़ा एबनॉर्मल एक्टिविटी? इज इट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कि अदर देन नॉर्मल है ना? इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स एबनॉर्मल एक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे हम? एबनॉर्मल। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है क्या कोल ट्रांसपोर्ट होता है? कोल ट्रांसपोर्ट, कोयला हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यस और नो? कोल का अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है, जैसा कोल माइन से मैंने कोयला निकाला, ट्रेन में लोड किया, ट्रेन में लोड करके जैसे ही उसको मैंने फैक्ट्री में लेके गया, आपको क्या लगता है जितना कोयला मैंने कोल माइन से निकाला उतना का उतना कोयला क्या मेरी फैक्ट्री तक पहुंचता होगा कि थोड़ा बहुत उड़ जाता होगा? उतना का उतना कोयला हमारी फैक्ट्री तक पहुंचता है कि थोड़ा बहुत उड़ जाता होगा? क्या लगता है आपको, क्या कोल उतना का उतना पहुंचता है कि थोड़ा बहुत उड़ जाता है? होता क्या है ना, कोयले को आपने देखे क्या, कोयले की ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है, कोयले की ट्रेन चलते हुए देखा है ना आपने? कभी देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग पे कोयला ही कोयला, कोयला ही कोयला ही जा रहा है, तो वो खुला रहता है। आपने ऊपर से देखा है तो पूरा खुला रहता है। तो आपको क्या लगता है ट्रेन की रफ्तार जो 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या 80-90 किलोमीटर जो भी स्पीड में चल रही है वो, तब ऐसा होने की वजह से क्या कोयला जो ऊपर का डस्ट जो है, वो डस्ट पार्टिकल क्या उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे? क्या वो डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे? उड़ जाएंगे। तो जैसा मान लो अगर हमने हमने माइंस में से 1000 टन कोयला निकाला, माइंस में से 1000 टन कोयला निकाला, फैक्ट्री में पहुंचते पहुंचते 900 टन ही पहुंचा, तो जो 100 टन उड़ गया वो लॉस है। 100 टन का लॉस हुआ। फैक्ट्री से निकला था तब 1000 टन था, सॉरी माइन से निकला तब 1000 टन था, फैक्ट्री में पहुंचते पहुंचते 900 टन बचा। तो जो 100 टन का कोयला उड़ा, जो 100 टन का कोयला गायब हो गया, चला गया, निपट गया, आपको नहीं लगता वो 100 टन का हमारा लॉस हो गया? वो 100 टन का हमारा लॉस हो गया, यस और नो? और वो जो 100 टन का हमारा लॉस हो गया, वो लॉस यानी लॉस कौन सा लॉस है? वो जो 100 टन का हमारा लॉस हो गया, तो वो लॉस यानी कि लॉस यानी कौन सा लॉस है? क्या लगता है आपको, विच लॉस इज इट इज? डोंट यू थिंक दैट लॉस इज आर नॉर्मल लॉस? भाई कोयला अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो थोड़ा बहुत कोयला उड़ेगा ही, क्योंकि कोयले को आप बंद डब्बे में, बंद ट्रेन में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। कोयले के साथ होता क्या है, अगर उसको आपने बंद डब्बे, बंद ट्रेन में ट्रांसफर किया और मान लो बाहर हीट बढ़ गई, तो कोयला अंदर जल जाता। तो उसमें आग लगने का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है। तो आप बंद ट्रेन में नहीं ट्रांसफर करते। जैसे आपने रेती देखी होंगी, रेती, रेती बालू या रेती आप जो भी बोलते होंगे, आपने रेती का ट्रक कभी, गाड़ी, रेती की गाड़ी कभी रोड से जाते हुए देखी क्या? उसमें से थोड़ी थोड़ी रेती गिरते रहती ना। पूरा रेती को हम एकदम सील पैक करके ले जा पाते हैं क्या? पानी का ट्रक देखा होगा आपने, पानी के टैंकर, पानी के टैंकर जब जाते हैं सुबह सुबह, एनएमसी वाले भर भर के जब मोहल्ले मोहल्लों में पानी पहुंचाते हैं, तो आपने देखा होगा ना, पानी के टैंकर का पीछे धारी लगी रहती, पानी गिरते 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 जाते रहता। तो जो पानी गिरते 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 जाते रहता, आपको नहीं लगता दैट्स नॉर्मल लॉस? उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम रोक नहीं सकते। बट अगर मान लो वो जो कोयला है, कोयले की एक बोगी जल गई, कोयले की एक बोगी रास्ते में ही है, चल रही है, चलते चलते में एक बोगी जल गई, 100 टन की 10 बोगी थी, एक बोगी जल गई। अब जो 100 टन का लॉस हुआ वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? अब जो 100 टन का लॉस हुआ वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? 100 टन का लॉस अब नॉर्मल लॉस हुआ कि अब नॉर्मल लॉस हुआ? नाउ इट्स अब नॉर्मल लॉस। जैसा वो रेती की गाड़ी है,
रेती वाले ने क्या किया, एक जगह गाड़ी रोका और 100 किलो निकलवा के कच्चे में बेच दिया, ब्लैक में बेच दिया। अब उसने बेचा, थेफ्ट। वो थेफ्ट नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है? वो थेफ्ट नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है? दैट थेफ्ट इज abnormal loss. This is the difference between normal loss and abnormal loss. Normal loss is inherent to that product. You cannot control it. Normal loss is inherent to the product. It is beyond our control. ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, ये तो होना ही है, ये धंधे का नेचर है, ये होगा, ये किए बगैर आप धंधा ही नहीं कर सकते। नॉर्मल लॉस, ये क्या रहने वाला है? नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस मतलब विच इज अंडर आवर कंट्रोल। अब आप बोलोगे सर अंडर कंट्रोल कैसे? इंश्योरेंस निकाल लो तो लॉस कवर हो जाता। भाई अगर आग लगने की वजह से नुकसान होगा तो इंश्योरेंस निकालो, इट्स अंडर कंट्रोल ना, वो लॉस नहीं होगा हमको। या आग लगने ही मत दो, ऐसा कुछ प्रोविजन बनाओ, ऐसा कुछ कर लो कि आग ही ना लगे। तुषार एक जगह बैठ के पढ़ लेना बेटा। तो ऐसा कुछ प्रोविजन कर लो जिसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस ना हो, तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स अंडर कंट्रोल एंड दैट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। दैट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब दोनों लॉस, अच्छा मैं एक चीज बता दूं आपको, एक चीज बता दूं। दोनों लॉस जो है, दोनों लॉस कंसिडर होते हैं। कंसिडर होते हैं मतलब हमको हमको वैल्यूएशन निकालना है तो हमको उसको मायने देना है, हमको उसको हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, हमको हमारे बुक्स में लाना है। बट कैसे लाए जाते हैं उसके लाने के फर्क ही है। एबनॉर्मल लॉस के बारे में मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। एबनॉर्मल लॉस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, एबनॉर्मल लॉस ये कंसाइनमेंट अकाउंट में ही हम रहने देते थे कि कंसाइनमेंट से हम ट्रांसफर कर देते थे? क्या लगता है आपको? एबनॉर्मल लॉस को हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ही रहने देते थे कि कहीं ट्रांसफर करते थे? याद है क्या? एबनॉर्मल लॉस वाज देयर इन कंसाइनमेंट अकाउंट कि वी आर ट्रांसफर्ड इट फ्रॉम कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते थे? एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर्ड, एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती थी, क्या है, कोई एंट्री बता पाएंगा? व्हाट वाज द एंट्री विच वी यूज्ड टू पास? डोंट यू थिंक इसकी एंट्री हो जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, yes or no? Abnormal loss from profit and loss and from consignment is transferred to profit and loss. Abnormal loss from consignment account is transferred to profit and loss account. Clear है यहाँ तक? तो आप in another term you can say that abnormal loss is recorded. Abnormal loss is recorded, whereas normal loss is not recorded but consider. एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसिडर होता है। एबनॉर्मल लॉस, सॉरी, नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर्ड, वेयर एज एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखा जाए तो उसको ट्रांसफर कर देते, ताकि ये ट्रांसफर क्यों करते हैं उसका लॉजिक याद है क्या? ये ट्रांसफर क्यों कर देते? सो दैट कि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस गलत ना आए, कंसाइनमेंट बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग यूनिट ना दिखे, है ना? एग्जाम्पल याद है क्या जो मैंने दिया था? एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, यहाँ पे हमारा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है, तब मैंने परचेज बोला था। अब मैं बोल सकता हूँ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट होता है, समझेगा? से एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख का माल हमने भेजा है, इसमें से भाई साहब ने 50,000 का माल बेच दिया, 50 का नहीं बेचा, मान लो 90,000 में माल बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जैसा कल हमने देखा था, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपने निकाला और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 50,000 आया। तो मेरे को एक चीज बताओ, प्रॉफिट कितना आएगा? डोंट यू थिंक आप प्रॉफिट विल बी 40,000? आप प्रॉफिट विल बी 40,000, यस और नो? हाँ या ना? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर ये आग जल के खत्म हो गई, ये गुड्स आग जल के खत्म हो गए, ये आग जल के खत्म हो गए, तो तब प्रॉफिट वाले केस में प्रॉफिट नहीं, लॉस आ जाता है 10,000 रुपए का। वाले केस में प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता है 10,000 रुपए का, जबकि ये लॉस
एक नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुआ है कि एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुआ है, क्या लगता है? ये लॉस लॉस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हुआ है कि एबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हुआ है? दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ नॉर्मल कोर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल कोर्स। तो कंसाइनमेंट में लॉस दिख रहा है, ये थोड़ा सा कंसाइनमेंट की गलत पोजीशन रिवील कर रहा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट में तो लॉस हुआ, ये कंसाइनमेंट बिजनेस में तो आपने लॉस इनकर्ड किया है, तो ये थोड़ी गलत पोजीशन रिवील करता है। तो इस पोजीशन को सही करने के लिए, इस पोजीशन को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, एंट्री पास कर देते, जिसमें देखो एंट्री क्या पास करते कि भाई लॉस है, लॉस तो बुक होगा, लॉस तो रिकॉर्ड होगा, लॉस तो बुक होगा। तो हम क्या करते हैं कि कंसाइनमेंट में ना बुक करते हुए वी रिकॉर्ड इट इन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने क्या किया, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देना 50,000 रुपए का जो लॉस है, यहाँ क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। और ऐसा करने की वजह से अब लॉस यहाँ नहीं दिखता, आपको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा 40,000। डोंट यू थिंक ऐसा करके मैंने मेरी पुरानी पोजीशन रिस्टोर कर ली? ऐसा करने की वजह से मैंने मेरी पुरानी पोजीशन रिस्टोर कर ली। भाई क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखा सकते क्योंकि जल गए गुड्स, जो जल गए उसको एबनॉर्मल लॉस में दिखा दो। तो एबनॉर्मल लॉस में क्लासीफाई करते हुए, एबनॉर्मल लॉस में क्लासीफाई करते हुए हमने हमारी पुरानी पोजीशन रिस्टोर कर दी। अब इसमें एक हिंट दे रहा हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी 50,000 आया, एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन 50,000 आया। तो आपको क्या लगता है जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन रहेगा वो, आपको नहीं लगता इट विल बी सिमिलर टू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? जो मेथड आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए वापरते हो, जो मेथड आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए वापरते हो, सेम इज द मेथड विच इज यूज टू वैल्यू एबनॉर्मल स्टॉक। सेम इज द मेथड। अरे ये भी कॉस्ट पे होगा, ये भी कॉस्ट पे होगा। तो ये कॉस्ट पे निकालने के लिए हम कौन सी कॉस्ट कंसीडर करते थे, एक बार चार्ट में लिखो। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए डू वी कंसीडर नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, कौन सी कॉस्ट कंसीडर करते थे, एनआर या आर? कमान चैट में लिखो, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग कौन सी कॉस्ट कंसीडर होती थी? टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक वी यूज टू कंसीडर नॉन रिकरिंग कॉस्ट। तो एबनॉर्मल के लिए भी हम कौन सी कॉस्ट कंसीडर करेंगे, एबनॉर्मल स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए भी हम कौन सी स्टॉक, कौन सी कॉस्ट कंसीडर करेंगे? नॉन रिकरिंग। तो जो भी नॉन रिकरिंग कॉस्ट रहेंगी एबनॉर्मल स्टॉक की, वो नॉन रिकरिंग कॉस्ट से इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, नॉन रिकरिंग कॉस्ट पे इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मल स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर, इसका मतलब मैं ना एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसा हवे में बात नहीं करेंगे, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। ये समझ में आया आपको बेटा एबनॉर्मल स्टॉक का कैसा है? जैसा वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का, बच्चे ये समझते ही नहीं, बच्चों को लगता है कि सर एबनॉर्मल स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ अलग होता है, नहीं। जैसा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वैसा ही एबनॉर्मल स्टॉक का वैल्यूएशन है। इतना समझो, ये आपका एबनॉर्मल स्टॉक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, इसका वैल्यूएशन कर लो, इसका वैल्यूएशन कर लो, हो गया। यू विल गेट योर आंसर। इवन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि एक ही वर्किंग नोट में दोनों निकलेंगे, ताकि आपको समझे। एक मैकेनिकल स्टेप्स में मैं डाल दूंगा ताकि आपने ये स्टेप भी लगा डाला। एग्जाम में क्या होता है, लॉजिक वॉजिक याद नहीं आता, सर बताओ करे क्या, इसके बाद क्या करे, इसके बाद क्या करे, तो वो भी बताऊंगा, बट लॉजिक समझा क्या? लॉजिक समझा क्या, यस और नो, हाँ या ना? तो जी यस। लॉस ऑफ स्टॉक दो है, एक एबनॉर्मल है एक नॉर्मल है। एबनॉर्मल इज रिकॉर्डेड, नॉर्मल इज नॉट रिकॉर्डेड। और एबनॉर्मल में भी रिकॉर्ड क्या होता है कि भाई कंसाइनमेंट से ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। नॉर्मल कंसिडर होता है, कैसे बताऊंगा, इसको छाप लो।
लिख लिया है इसको? लिख लिया है बेटा? सॉल्व करे क्वेश्चन। चलिए आइए, कुछ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे मेरे साथ, मदद करेंगे मेरी? जीरो, जीरो नहीं सॉरी, 1000 टॉयज कंसाइंड बाय अमन। चलो एक काम करते हैं। 1000 टॉयज कंसाइंड बाय अमन ऑफ नागपुर टू परेश ऑफ पुणे एट एन इनवॉइस कॉस्ट ऑफ रुपीज। कॉस्ट है ये, कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा है, इनवॉइस कॉस्ट लिखा हुआ है। कितने में? 300 रुपये ईच। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन एक जगह लिखना चाहूँ तो कहना है से माई कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी 300 इंटू 1000। करो तो जरा, 300 इंटू 1000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना होता है? 300 इंटू 1000। मदद करो मेरी फटाफट। 300 इंटू 1000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी आई थिंक 3 लाख रुपए। 300 इंटू 1000 यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल 3 लाख रुपए। पेड फ्रेट, फ्रेट पे किया आपने, फ्रेट इंश्योरेंस 20,000 रुपए का फ्रेट है, 3,000 रुपए का इंश्योरेंस है। मेरे को बताओ, 20,000 रुपए का फ्रेट, 3,000 रुपए का इंश्योरेंस, दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ठीक है, अगला क्या है? ड्यूरिंग द वाउज 100 टॉयज वेयर टोटली डैमेज्ड बाय फायर। तो मैं अगर एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का बोलूँ तो चलेगा? लॉस बाय फायर इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? लॉस बाय फायर इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? क्या लगता है, लॉस बाय फायर इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? इट्स एबनॉर्मल, इट्स एबनॉर्मल। ठीक है, लॉस ऑफ फायर इज एबनॉर्मल। डैमेज बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, वो फेंकने पड़ गए। परेश टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज ऑफ एंड पेड कस्टम ड्यूटी 28,800। अब परेश ने जो है वो कस्टम ड्यूटी पे की। ठीक है, कस्टम ड्यूटी कितने कितने रुपए पे की उसने, भाई साहब ने? 28,800। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब देना और सोच समझ के जवाब देना। उसने 28,800 जो कॉस्ट इनकर्ड की है वो कितने यूनिट्स के लिए इनकर्ड की होंगी? परेश भाई साहब ने जो 28,800 की कॉस्ट इनकर्ड की है वो कितने यूनिट्स के लिए इनकर्ड की होंगी? सोच समझ के जवाब देना। परेश ने 28,800 की जो कॉस्ट इनकर्ड की है कस्टम ड्यूटी, कितने यूनिट्स के लिए इनकर्ड की होंगी? 200, 200। अरे बेटा टोटल 1000 थे, ये 300 पैसे है, रुपए है। टोटल 1000 थे, उसमें से 100 जल गए। तो जो इसने डिलीवरी रिसीव की होंगी, अगर मैं उसको 900 टॉइस का बोलूँ तो चलेगा क्या? उसको 900 टॉइस का बोलूँ तो चलेगा? देखो टोटल 1000 टॉइस थे, टोटल 1000 टॉइस थे, टोटल कितने टॉइस थे हमारे पास में? 1000। इसमें से 100 टॉइस का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो भाई उसके पास उसके तक तो 900 ही पहुंचे ना, उसके तक तो 900 ही पहुंचे, हाँ या ना? तो इसने जो 28,800 रुपए पे किए ये 900 टॉइस के लिए पे किए। उसने जो 28,800 पे किए ये कॉस्ट इनकर्ड उसने 900 टॉइस पे की। परेश सेंट अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹1,00,000, एक बैंक ड्राफ्ट भेज दिया भाई साहब ने। यहाँ लिख देता हूँ मैंने, एक बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक होता है, हाँ, बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक। 1,00,000 रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया। एंड लेटर ऑन शोइंग दैट 50 टॉयज हैड बीन सोल्ड एट ₹440। यानी 850 टॉयज जो है सेल, सेल कितने कर दिया भाई साहब ने? 850 इंटू 440 करो तो सेल कितना आएगा? 850 इंटू 440 के हिसाब से भेज दिया है, कितना आएगा सेल? 850 इंटू 440 के हिसाब से भेज दिया तो सेल कितना आएगा? 850 इंटू 450, अरे करो, 3,74,000, 3,74,000। ठीक है, 3,74,000। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय परेश ऑन गोडाउन रेट एडवर्टीजमेंट 4,000 रुपए। भाई परेश ने क्या किया और एक्सपेंसेस इनकर्ड किया हुआ है? गोडाउन रेंट 4,000 रुपए, हाँ, गोडाउन रेंट 4,000 रुपए, और गोडाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट मिला के 4,000 रुपए उन्होंने इनकर्ड किया हुआ है। परेश वॉज एंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑफ 5%। तो कमीशन, कमीशन कितना निकालोगे? 5% के हिसाब से निकाल लो। 3,74,000 का 5% कमीशन कितना आता है? 3,74,000 का 5% के हिसाब से कमीशन कितना आता है?
3,74,000 के हिसाब से 5% का कमीशन इज 18,700 का कमीशन देना है। 18,700 का कमीशन देना है, 18,700 का कमीशन देना है, ठीक है। 5%। वन ऑफ द क्रेडिटर कस्टमर्स कुड नॉट पे रुपी ऑन 5 टॉयज। मेरे को एक चीज बताओ, ये 5 टॉयज हमारा, एक मिनट, ये 5 टॉयज पे उसने पैसा नहीं दिया है, तो ये 5 टॉयज का जो है स्टॉक का लॉस है कि रेवेन्यू का लॉस है? ये जो 5 टॉयज है, बच्चे बोलते हैं सर ये स्टॉक का लॉस है, मेरे को बताओ इज इट स्टॉक लॉस और रेवेन्यू लॉस? वो जो है वो स्टॉक लॉस है कि रेवेन्यू लॉस है? तो मेरे को बताओ ये नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है कि बैड डेट्स है? ये नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है कि बैड डेट्स है? बेटा समझना, वो बैड डेट्स है। बच्चे क्या बोलते हैं सर वो भी तो लॉस हुआ, सर 5 यूनिट का वो नॉर्मल लॉस है। अरे वो नॉर्मल लॉस लॉस ऑफ स्टॉक है क्या? देख बेटा मैंने आज ही लिखा, जो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस बोला हुआ है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ स्टॉक। ये लॉस ऑफ स्टॉक है कि स्टॉक से तो स्टॉक तो बिक गया, बाद में नहीं ला के दिया पैसा, तो इट्स रेवेन्यू लॉस, इट्स नॉट लॉस ऑफ स्टॉक, इट्स रेवेन्यू लॉस। वो बैड डेट्स है, इसको लॉस ऑफ स्टॉक नहीं बोलना, इसको क्या बोलना, बैड डेट्स। और बैड डेट्स का यू आर वेरी वेल वर्स्ट की एंट्री कैसे पास होगी? मेरे को बताओ बैड डेट्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे? 5 रुपए, 5 स्टॉक है, 5 के टॉयज है, बैड डेट्स में 5 टॉयज है। एक टॉय का सेलिंग प्राइस जो था वो मेरे ख्याल से 440 था, तो 5 इंटू 440 करो तो बैड डेट्स कितना हो जाएगा? 5 इंटू 440 करो, बैड डेट्स कितना हो जाएगा? 2200 का बैड डेट्स है, 2200 का बैड डेट्स है, तो ये बैड डेट्स हो गया, ये बैड डेट्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन में क्या नॉर्मल लॉस है क्या? इस क्वेश्चन में क्या नॉर्मल लॉस है क्या? क्या इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है क्या? इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं है। एबनॉर्मल लॉस है आग लगने की वजह से, बट इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं है। इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं। तो हमको इस क्वेश्चन में दो चीजों का वैल्यूएशन करना है, हमको इस क्वेश्चन में दो चीजों का वैल्यूएशन करना है। एक वैल्यूएशन रहेगा एबनॉर्मल लॉस का, ये 100 यूनिट्स का। एक वैल्यूएशन रहेगा ये नॉर्मल लॉस का 100 यूनिट का, और एक वैल्यूएशन रहेगा क्लोजिंग स्टॉक का। मेरे को बता, हमने शुरू किया था 1000 यूनिट से, शुरू किया 1000 यूनिट से, जिसमें से 100 यूनिट्स जल के खत्म हो गए, बच गए 900। 900 में से 850 बेच दिया, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट का है? मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 50 टॉइस का है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50 टॉइस का है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? हाँ या ना? यस और नो? अब अगर इसका वैल्यूएशन पूछ लिया, चलो मैंने आपसे अभी बोला इसका वैल्यूएशन निकालो, तो कैसा निकालोगे? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो 100 टॉइस का नुकसान है, इस पे खर्चा किस किसने किया है? ये 100 टॉय के नुकसान के ऊपर में कंसाइनर कंसाइनी ने दोनों ने खर्चा किया है कि सिर्फ कंसाइनर ने खर्चा किया है? वो 100 टॉइस के ऊपर में खर्चा कंसाइनर कंसाइनी दोनों ने किया है कि सिर्फ कंसाइनर ने किया है? जवाब दो। डू बोथ ऑफ देम हैड इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन दैट कि सिर्फ कंसाइनर ने किया? सिर्फ कंसाइनर ने किया, कंसाइनी ने कुछ भी हाथ नहीं लगाया उसको। तो आपको नहीं लगता क्या ये पूरा का पूरा खर्चा कंसाइनर का ही लेना चाहिए टू वैल्यू दैट? और सिंपल है, कंसाइनर ने खर्चे इतने किए, क्या क्या खर्चे किए उसने? 3,20,000 और 3,000, तो इसने 3,23,000 का खर्चा किया है। 3,23,000 का खर्चा 1000 यूनिट्स पे, 3,23,000 का खर्चा 1000 यूनिट्स पे, तो 100 पे कितना? 100 पे कितना कैसे निकालोगे? 3,23,000 का खर्चा 1000 यूनिट्स पे है, तो 100 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना कितना आता है? 3,23,000 मेरे ख्याल से ये आएगा 32,300 आना चाहिए शायद, अगर हम सही है, हमने कहीं गलती नहीं की है तो कैलकुलेशन में। 32,300 आता है, कितना आता है? 32,300, यस और नो? तो ये एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हो गया। काय का वैल्यूएशन हो गया? ये एबनॉर्मल लॉस। अगर मैंने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर लिया, मैंने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दिया, ये कस्टम ड्यूटी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, 900 यूनिट का 28,800, और गोडाउन रेंट 4,000, गोडाउन रेंट 4,000 है, और 900 यूनिट की कस्टम ड्यूटी थी 28,800।
तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 900 यूनिट की कॉस्ट आएंगी, जो 900 यूनिट की भी रिमेनिंग कॉस्ट जो आएंगी, रिमेनिंग कॉस्ट कितनी आएंगी 900 यूनिट्स की? 3,23,000 माइनस 32,300। आपको नहीं लगता 900 यूनिट की कॉस्ट 2,90,700 आएंगी? अच्छा, अब हमको ये जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है, क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन में सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस लूँ कि कंसाइनी के भी एक्सपेंसेस लूँ? ये क्लोजिंग स्टॉक जो 50 यूनिट का वैल्यूएशन करना है, तो इसमें सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस लूँ कि कंसाइनी के भी एक्सपेंसेस लूँ? क्या लगता है आपको? आर वी गोइंग टू कंसिडर ये जो क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स का जो आने वाला है, 50 टॉयज का जो आने वाला है, इस पर सिर्फ कंसाइनर या बोथ? कंसाइनर या बोथ? जवाब दो, कंसाइनर या बोथ? कंसाइनी के नॉन रिकरिंग कॉस्ट लेना, कंसाइनी की क्या लेना? नॉन रिकरिंग कॉस्ट। अब मेरे को बताओ, कंसाइनी ने कस्टम ड्यूटी पे किया है तो ये नॉन रिकरिंग कॉस्ट है, बट जो गोडाउन रेंट है ये नहीं लेंगे ना, जो गोडाउन रेंट है ये नहीं लेंगे ना। तो इसमें अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? 900 यूनिट की कॉस्ट करो 29,700 प्लस 28,800, करो 29,700 प्लस 28,800 कितना होता है? 29,700 प्लस 28,800 करो कितना होता है? 3,19,500 है। 900 यूनिट की कॉस्ट 3,19,500 है। तो क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट का है, तो 50 यूनिट की कॉस्ट कितनी? करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2,19,500 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 900, करो कितना आता है? 3,19,000, 3,19,500 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 900 कितना आ रहा है वो? 17,750, 17,750। तो दिस 17,750 इज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमने दो वैल्यूएशन निकाले, एक वैल्यूएशन एबनॉर्मल लॉस का और एक वैल्यूएशन निकाला हमने क्लोजिंग स्टॉक का। मैंने क्या वैल्यूएशन कोई अलग अलग वर्किंग नोट से बनाया कि सीधा सीधा लाइन से एक ही इसमें बना लिया? पहले कंसाइनर की कॉस्ट ले लिया, फिर ये सवाल पूछो, क्या कंसाइनर की कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद कंसाइनी की कॉस्ट से पहले लॉस हुआ है क्या? अगर उससे पहले लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस यहाँ। अगर एबनॉर्मल लॉस यहाँ नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस अगर यहाँ होता, तो क्या मैंने एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में होता, एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में होता, तो क्या मैंने कंसाइनी की कॉस्ट लिया रहता क्या? यस और नो क्वेश्चन। क्या मैंने अगर गोडाउन में जला रहता माल, अगर गोडाउन में जला रहता तो क्या कंसाइनी की कॉस्ट हमने लिए रहते क्या? अगर माल कंसाइनी के गोडाउन में जला रहता तो क्या हमने कंसाइनी की कॉस्ट लिए रहते क्या? हाँ या ना में जवाब दो, सोच समझ के जवाब देना। बेटा कंसाइनी के गोडाउन में जला है, कंसाइनी के गोडाउन में जला है। एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ मत करो बेटा। माल कब जला है और कौन सी कॉस्ट लेना है उस पर भी निर्भर करता। देखो ये गुड्स यहाँ से निकलते, गुड्स यहाँ से निकलते, ये यहाँ पे अपना कंसाइनर है, यहाँ पे कंसाइनी है, कंसाइनी का ही लफड़ा है क्योंकि ये इसका गोडाउन है, ये इसका गोडाउन है, और ये मान लो उसका रेलवे स्टेशन है। यहां से लेके यहां तक के जो कॉस्ट इनकर करता है इसको अपन नॉन रिकरिंग बोलते, इसके बाद जो कॉस्ट इनकर्ड करता उसको अपन रिकरिंग बोलते। रादर यहां से नहीं, ये यहां से जो कॉस्ट वो इनकर्ड करता इसको अपन रिकरिंग बोलते। ये अपनी लक्ष्मण रेखा, ये अपनी लक्ष्मण रेखा, ये ट्रांजिट, ये ट्रांजिट। मेरे को बताओ, अगर एबनॉर्मल लॉस यहाँ हुआ, एबनॉर्मल लॉस यहाँ हुआ, तो कॉस्ट क्या क्या लेंगे? टू वैल्यू द एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट क्या क्या लेंगे? ये इसको मिलने से पहले लॉस हो गया तो क्या क्या वैल्यू लेंगे, क्या क्या वैल्यू लेंगे? आपको नहीं लगता कंसाइनी की कॉस्ट ले लेंगे, कंसाइनर का पूरा कॉस्ट ले लेंगे, कंसाइनर का पूरा कॉस्ट ले लेंगे? यस और नो, हाँ या ना? अगर कंसाइनी को मिलने से पहले हुआ तो, वेयर एज कंसाइनी की जो कॉस्ट रहेंगी, कंसाइनी की कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर, काट दो, लिख लिख के काट, नहीं वो कंसिडर नहीं होंगी। बट अगर मान लो गोडाउन एबनॉर्मल लॉस यहाँ हुआ, एबनॉर्मल लॉस यहाँ हुआ, तो कौन सी कॉस्ट लेंगे? एबनॉर्मल लॉस अगर कंसाइनी के गोडाउन में हुआ तो कंसाइनर का कॉस्ट तो मैं लूंगा ही, कंसाइनर का कॉस्ट तो मैं लूंगा ही, बट क्या कंसाइनी की भी कॉस्ट लूंगा क्या मैं? क्या मैं कंसाइनी की कॉस्ट लूंगा या नहीं लूंगा? बेटा यही एक्सीडेंट पॉइंट है। कंसाइनी की कॉस्ट हम कौन सी वाली लेंगे? जो नॉन रिकरिंग है। कंसाइनी की हम कौन सी वाली कॉस्ट लेंगे? जो नॉन रिकरिंग है।
भाई लॉजिकल है, अगर उसने वो कॉस्ट इनकर्ड कर दी तो गुड्स में ऐड होगी। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में भी अगर क्लोजिंग स्टॉक यही निकलता था ना गोडाउन में, तो क्या वो नॉन रिकरिंग कॉस्ट ऐड होती थी या नहीं होती थी? होती थी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता बच्चों को। क्या बच्चे बोलते सर कभी आप एबनॉर्मल लॉस में कंसाइनी की कॉस्ट लेते, कभी आप एबनॉर्मल लॉस में कंसाइनी की कॉस्ट लेते और कभी आप नहीं लेते। अरे रीजन है, गुड्स कहां जले वो देख। गुड्स अगर ट्रांजिट में जले तो कंसाइनी की कॉस्ट नहीं ली जाती, बट अगर गुड्स गोडाउन में जले तो कंसाइनी की कॉस्ट ली जाती है, कंसाइनी की कॉस्ट ली जाती है। मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन ढंग से समझो। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन इज सिमिलर टू द क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। और कॉस्ट इनकट कौन करता है? कितने लोग हैं जो इस गुड्स पे कॉस्ट इनकट करने वाले? दो ही लोग हैं, एक कंसाइनर है, एक कंसाइनी है। एक कंसाइनर है, एक कंसाइनी है। कंसाइनर का तो दिमाग को टेंशन है ही नहीं, हमेशा लेना है। कंसाइनर की कॉस्ट हर वैल्यूएशन में लेना है। कंसाइनर की कॉस्ट तो हर वैल्यूएशन में आनी है, कंसाइनर की कॉस्ट हर वैल्यूएशन में आनी है। बट सवाल यह है कि जो कंसाइनर की कॉस्ट है, अब मेरे को बताओ, जो गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट है, वो जल गए, गुड्स इन ट्रांजिट जल गए। तो मेरे को बताओ यहाँ पे अगर मान लो मेरा जो लॉस हुआ है, अगर मेरा लॉस यहाँ पे 100 यूनिट का हुआ है एग्जांपल के तौर पे, तो ये जो 100 यूनिट का वैल्यूएशन होगा इसमें मैं किस किस की कॉस्ट कंसीडर करूंगा? कंसाइनर कंसाइनी दोनों की? ओनली कंसाइनर? अरे कंसाइनी ने उस यूनिट्स पे अब तक खर्चा किया है क्या? कंसाइनी ने अब तक उस यूनिट्स पे खर्चा नहीं किया है। अरे एक भी अब तक यहां से देगा ना, कंसाइनी की कॉस्ट यहां से शुरू हो रही है, तो इसके पहले जल गए तो कंसाइनी की कॉस्ट लेके फायदा क्या? बट अगर मान लो लॉस यहां हुआ, लॉस गोडाउन में हुआ, लॉस अगर गोडाउन में हुआ, तो गोडाउन में अगर लॉस होता है तो क्या गोडाउन के लॉस में मैंने कंसाइनर की कॉस्ट कंसिडर कर ली, मैंने कंसाइनर की कॉस्ट कंसिडर कर ली। क्या मैं कंसाइनी की कॉस्ट कंसिडर करूं या नहीं करूं, ये सवाल था। क्या मैं कंसाइनी की कॉस्ट इनकट करूं या नहीं करूं? क्या उसको वैल्यूएशन में लूं या नहीं लूं? क्या कंसाइनी की कॉस्ट वैल्यूएशन में आएंगी या नहीं आएंगी? हाँ या ना में जवाब दो। कार्तिक, कंसाइनी की कॉस्ट आएंगी या आएंगी ना, क्योंकि कंसाइनी अपनी कॉस्ट इनकर्ड कर चुका है ना। 50 यूनिट का जो लॉस, जो एबनॉर्मल यूनिट है, 50 यूनिट का लॉस मेरा यहाँ पे हुआ, तो क्या कंसाइनी ने उसमें अपने कॉस्ट इनकर्ड कर रखे या नहीं कर रखे? क्या कंसाइनी ने अपना खर्चा उसमें डाल रखा है या नहीं डाल रखा है? उस गुड्स पे खर्चा किया है ना कंसाइनी ने। तो आपको नहीं लगता वो वाली कॉस्ट भी यहाँ कंसिडर होनी चाहिए? कब? जब गोडाउन में जले, जब गुड्स गोडाउन में जले, ये मैंने बताया। तो क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप कभी कंसाइनी की कॉस्ट लेते और कभी, यानी कभी लेते और कभी नहीं लेते। तो फर्क है, कब माल जला वो इंपॉर्टेंट है, कब माल जला वो इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैंने क्या बोला, ज्यादा दिमाग को टेंशन लेना नहीं, ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेना। एक ही वर्किंग नोट में बनाओगे तो गड़बड़ नहीं करोगे। कंसाइनर की कॉस्ट हो गई, हाँ हो गई साहब। क्या उसके बाद माल जला? हाँ जला, तो माल जला यही वैल्यूएशन कर लो। सवाल पूछना, सर कंसाइनी कंसाइनर की कॉस्ट हो गई? हाँ हो गई। अगर माल नहीं जला, माल नहीं जला तो वैल्यूएशन यहाँ नहीं होगा, फिर वैल्यूएशन नीचे होगा। माल कहाँ जला, कंसाइनी की कॉस्ट होने से पहले या कंसाइनी की कॉस्ट होने के बाद? कंसाइनी की कॉस्ट होने के पहले जला है तो उसके पहले वैल्यूएशन होगा, अगर उसकी कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद जला है तो वैल्यूएशन बाद में होगा। तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे, आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। जो लोग इसको दो अलग अलग वर्किंग नोट बनाते कि एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन अलग करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन अलग करेंगे, वो मरते। जो ये वर्किंग नोट अलग अलग बनाने की कोशिश करते ना, उनके साथ में दिक्कत होती है, उन लोग गड़बड़ करते हैं। हम एक ही वर्किंग नोट में बना रहे, तो सवाल कैसा, कंसाइनर की कॉस्ट हो गई? हाँ हो गई साहब। क्या एबनॉर्मल लॉस हुआ है? हाँ हुआ है, वैल्यू कर ले। अगर नहीं हुआ रहता तो मैंने कंसाइनी की कॉस्ट ऐड कर ली रहती। फिर सवाल पूछा रहता, क्या अब यहाँ एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्या? अगर हाँ जवाब मिलता तो वो वैल्यूएशन 1000 यूनिट्स पे होता था, वो अलग जाता था। आएगा ना आगे, जब आएगा तब देखेंगे, उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जमेगा यहाँ तक? ये सुनो, बढ़ू आगे? हाँ या ना? एक बार और रिपीट होगा ना जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे तरीके से, तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आई डोंट वरी। जिनको कोई डाउट है तब क्लियर हो जाएगा, जिनको कोई डाउट है तब वो क्लियर हो जाएगा। अभी सॉल्व करें इसको, क्वेश्चन सॉल्व कर ले फटाफट। सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान दो, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। अब एंट्री पास करना है, बेसिकली क्या है, प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, परेश अकाउंट एंड profit and loss account in the books of Aman and Company, assuming that nothing has been recovered from the insurance due to the defect in the policy. Paresh settles his account immediately. इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला। उनने बोला अभी इंश्योरेंस का दिमाग को, बच्चों को टेंशन मत दो, नन्हे मुन्ने बच्चे, पहले नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस तो समझ लो। ये ऐसा बोल के अपन ने क्वेश्चन बनाया, इंश्योरेंस बाद में देखते, अभी नहीं मिला कुछ भी, ठीक है। 1000 टॉयज ऑफ अमन, 1000
टॉयज कंसाइंड बाय अमन ऑफ नागपुर टू परेश ऑफ पुणे। मेरे को बता, अमन ने ये गुड्स कंसाइन कर लिए, अमन ने ये गुड्स कंसाइन कर लिए, व्हाट एंट्री विल अमन पास, क्योंकि कंसाइनर तो अमन है। कंसाइनर अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, जवाब दो। कंसाइनर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, कम ऑन हेल्प मी विद दैट। कंसाइनर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, बोलिएगा। कंसाइनर गुड्स सेंड है, गुड्स सेंड है, एंट्री क्या होंगे, मेरे को एंट्री बताओ आप लोग। मैं रटो मत कि सर कंसाइनमेंट में डेबिट हो जाएगा, एंट्री बताओ मेरे को, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री क्या रहेंगी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की। यस जवाब दो फटाफट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री क्या रहेंगी। डोंट यू थिंक इट विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 1000 इंटू 300, 1000 इंटू 300, दिमाग को टेंशन नहीं, आगे बढ़े। एंड पेड फ्रेट 2000 एंड इंश्योरेंस 3000, एंट्री क्या रहे, अच्छा एक मिनट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया क्या हमने, नहीं बनाया, पूछा नहीं था तो नहीं बनाया, बनाया क्या, पूछा रहता तो बना लेना, पूछा रहता तो बना लेना, मैंने नहीं बनाया, ठीक है अभी। एंड पेड फ्रेट रुपीज 20,000 एंड इंश्योरेंस 3000, फ्रेट पेड इंश्योरेंस पेड, एक्सपेंसेस पेड बाय अस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के नाम से फ्रेट 20,000, इंश्योरेंस 3,000, टोटल 23,000 रुपये पे कर दिया। टोटल खर्चा कितना पे कर दिया हमने, 23। इनर कॉलम में मैंने ब्रेकअप लिख दिया कि भाई फ्रेट इतना है, इंश्योरेंस इतना है। अगला क्या है, अगला क्या है, ड्यूरिंग द वाउच यानी ट्रांजैक्शन, ड्यूरिंग द वाउच 100 टॉयज वेयर टोटली डैमेज्ड बाय फायर एंड दैट टू बी थ्रोन ऑन बोर्ड, ओवरबोर्ड, वो फेंक दिया, गाड़ी से ही फेंक दिया। परेश टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग टॉयज एंड पेड, परेश ने पे किया है। अब मेरे को बता, 28,800 रुपये परेश ने पे किया है, 28,800 रुपये परेश ने पे किया है, एंट्री क्या पास करेंगे हम, एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परेश, ऐसा नहीं लगता आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी परेश ने पे किया, यहाँ डेबिट, परेश अकाउंट क्रेडिट, परेश अकाउंट क्रेडिट 28,800। आपके दिल में एक सवाल उठ सकता है, आपके दिल में एक सवाल उठ सकता है, उठना वाजिब भी है कि सर आपने इसका दूसरा इफेक्ट दिया, आपने ये ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट दिया, परेश का दूसरा इफेक्ट दिया यहाँ पे, बट सर आपने बैंक के और गुड्स के दूसरे इफेक्ट क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, कोई बता सकता है क्या, क्या उन दोनों के, इन दोनों के दूसरे इफेक्ट नहीं जाते, कि जाते हैं पर हमने नहीं बनाए, क्या उसके दूसरे इफेक्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, बेटा समझो, उसके दूसरे इफेक्ट जाते हैं, वो तो हमने नहीं बनाए, उसके दूसरे इफेक्ट्स जाते हैं, वो तो हमने नहीं बनाए, ये ध्यान रखना, क्लियर है क्या, उसके दूसरे इफेक्ट्स जाते हैं, वो हमने नहीं बनाए। आर वी गाइस क्लियर विद दिस, यस और नो, ओ जी यस और नो, हाँ या ना, उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, हमने नहीं बनाया, उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, वो हमने नहीं बनाया। बढ़ू आगे यहां से, ठीक है, परेश ने खर्चा पे कर दिया, परेश ने खर्चा पे कर दिया, तो एंट्री हो गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परेश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परेश 28,800। अगला पैराग्राफ चेंज हो गया, परेश सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू अमन एंड कंपनी फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का चेक आ गया, 1,00,000 रुपए का चेक आ गया, तो एंट्री क्या रहेंगी, 1,00,000 रुपए का चेक आ गया तो एंट्री क्या रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, बट परेश गिवर हो गया, परेश गिवर हो गया तो परेश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ कस्टम ड्यूटी लिखना है, लिख लेना, 1,00,000 रुपए का परेश ने चेक दे दिया, 1,00,000 रुपए का परेश ने चेक दे दिया। एंड लेटर सेंड एन अकाउंट सेल शोइंग दैट 850 टॉयज हैड बीन सोल्ड फॉर 440, 850 टॉयज बेच दिया, सेल, सेल बाय कंसाइनी, सेल बाय कंसाइनी, जवाब मांगता है, मेरे को चैट में जवाब चाहिए, सेल बाय कंसाइनी है, एंट्री छोड़ दो, अमाउंट छोड़ दो, बट एंट्री तो बताओ, सेल बाय कंसाइनी, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, एंट्री क्या रहेंगी, हो गया अभी, हाँ हो गया, अब एंट्रीज जमना चाहिए हमको, पैसा हमको नहीं मिला, पैसा परेश को मिला, बट इनकम हमारी है, तो एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। पैसा परेश ने रिसीव किया, तो हमारे लिए रिसीवर ऑफ उधारी परेश है, आपको नहीं लगता, परेश अकाउंट डेबिट, परेश अकाउंट डेबिट, इसके डेबिट में कंसाइनमेंट के नाम से गुड सोल्ड, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, कैलकुलेशन यहाँ लिख देना लगी, गुड सोल्ड में 8,00,000, 850 इंटू 440, 850 इंटू 440, तो टोटल इनकम हो गई 3,74,000 की, 3,74,000 की, क्लियर है, इजी है, इजी है, सेल है,
क्लियर है यहाँ तक? एंड अनदर एक्सपेंस इनकर्ड बाय परेश इज गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट अमाउंटेड टू ₹4,000। तो अगेन परेश ने इनकर्ड किया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परेश, गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। एक्चुअली इनने क्या किया ना, स्मार्टली प्ले किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, हाँ अपन ने ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो तो मैंने क्या किया, जो नॉन रिकरिंग है वो अलग दे दिया और जो रिकरिंग है वो अलग दे दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि वैल्यूएशन में कौन सा वाला लेना है। वैल्यूएशन में हम 28,800 लेंगे, 4,000 लेंगे, दोनों लेंगे, या सिर्फ 28,800 लेंगे? वैल्यूएशन में दोनों लेंगे कि सिर्फ 28,800 लेना होता है? वैल्यूएशन में दोनों नहीं लेते, सिर्फ 28,800 लेते, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है, और ये वाला आइटम रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग रिकरिंग का फर्क है ना, नॉन रिकरिंग रिकरिंग का फर्क है ना, हाँ या ना? ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, परेश वॉज एंटाइटल टू गेट अ 5% कमीशन, 5% का कमीशन है, परेश को पे करेंगे, खर्चा है हमारा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, 5% निकाल लो, सेल का 3,74,000 का 5% कितना आएगा? 3,74,000 का 5% कितना आएगा? 3,74,000 का 5% कितना आएगा? जवाब दो। कितना आएगा? 18,700 यहाँ डेबिट, 18,700 यहाँ डेबिट, परेश अकाउंट में क्रेडिट, वहाँ डेबिट, परेश अकाउंट में क्रेडिट, 18,700 कमीशन के नाम से लिख दो, अधिक जानकारी के लिए लिख दो कमीशन, ठीक है। वर्किंग नोट वैसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट में बनाया। अच्छा, वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे 5 अमाउंट ऑन 5 टाइज। मेरे को बताओ, ये 5 टॉइज एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस या बैड डेट्स? इज इट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ रेवेन्यू? इट्स नॉट लॉस ऑफ स्टॉक, इट्स लॉस ऑफ रेवेन्यू, इट्स बैड डेट्स। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, परेश अकाउंट में क्रेडिट होगा। बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि परेश से अब हम पैसा कम लेंगे, यहाँ डेबिट, परेश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया। डेल क्रेडियर कमीशन दिया रहता तो इट माइट हैव बीन ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। डेल क्रेडियर कमीशन दिया रहता तो ये लॉस परेश को उठाना होता। कैसे क्या हम देखेंगे, आने वाला है, डेल क्रेडियर कमीशन भी बाद में आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में डेल क्रेडियर कमीशन नहीं था। आर वी डन विथ पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस? आर वी डन विद द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? एक एक्सीडेंट पॉइंट चेक कर लेना कि कमीशन की एंट्री पास की या नहीं की, कर दी। आर वी डन विद द पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन? बोलो यस और नो, हाँ या ना का जवाब दो। क्या हमने ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग कर दिया? क्या हमने ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर दी? बिल्कुल कर दी, हो गई, सब इफेक्ट आ गए, सब इफेक्ट आ गए। अब हमको वैल्यूएशन करना है। किसका वैल्यूएशन करना है? प्लीज ध्यान दे, किसका वैल्यूएशन करना है? डू वी रिक्वायर टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ओनली, कि क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस दोनों का वैल्यूएशन करना है? जवाब दो। क्या लगता है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा कि क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल स्टॉक दोनों का वैल्यूएशन होगा? डोंट यू थिंक वी आर गोइंग टू वैल्यू बोथ? वी आर गोइंग टू वैल्यू बोथ ना। तो पहले यहां आ जाओ, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल एंड क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल है, सिंपल है। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा ना? जब ये ट्रांजैक्शन था, ये ट्रांजैक्शन था, यहाँ पे कंसाइनर ने खर्चे किए 1,000 टॉयज पे, इन ट्रांजिट 100 टॉयज जल गए, ये ट्रांजिट है, ट्रांजिट में 100 टॉयज जल गए, फायर से जल गए। तो जो कंसाइनी था, इसने 900 टॉयज रिसीव किए, इसने 900 टॉयज रिसीव किए। यही है ना हमारी कहानी, कि भाई भेजा 1,000, 100 जल गए, भेजा 1,000, 100 जल गए, तो मिले 900, यही है कहानी। तो मेरे को बताओ, जो एबनॉर्मल स्टॉक का वैल्यूएशन है, दिस इज बिफोर कंसाइनी और आफ्टर कंसाइनी। जो 100 का एबनॉर्मल का वैल्यूएशन है, इसका वैल्यूएशन बिफोर कंसाइनी करना है, आफ्टर कंसाइनी करना है? बिफोर कंसाइनी करना है। ये जो 100 का वैल्यूएशन है, ये बिफोर कंसाइनीज एक्सपेंडिचर करना है। कैसा है? तो सिंपल है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर ले लो। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर क्या क्या है? ऊपर दिए हुए, फ्रेट दिया हुआ है। पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेना जरूरी है, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्रेट ले लिया 20,000 रुपये, इंश्योरेंस ले लिया 3,000 रुपये। डन, हाँ या ना? ये बहुत ही पीला पीला हो गया ये, जमता क्या बेटा, हाँ या ना? तो टोटल कॉस्ट अगर मैं बोलूं 1,000 यूनिट की 3,23,000 है तो चलेगा? टोटल कॉस्ट 1,000 यूनिट की 3,23,000 है, अगर मैं ऐसा बोलूं टोटल कंसाइनर कॉस्ट 3,23,000 है, 1,000 यूनिट की, तो चलेगा? हाँ या ना?
इसमें से एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का है, एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का है। तो अब अगर मेरे को 100 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, 100 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, तो कैसा निकालूंगा कि भाई 1000 रुपए 3,23,000 के लिए, तो 100 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3,23,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, 3,23,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, करो कितना आता है, 3,23,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, करो कितना आता है, ये वैल्यू निकालो फटाफट। आप निकाल चुके हो एक बार, पर फिर भी निकाल लो, मेरी संतुष्टि के लिए निकाल लो, निकालो कितना आ रहा है वैल्यूएशन इसका, 32,300, 32,300। अच्छा, क्या एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, क्या एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, क्या लगता है, आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड एबनॉर्मल लॉस, यस और नो, हाँ या ना, क्या एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, क्या हम एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, क्या हम एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। Yes, of course, we are going to record abnormal loss. We are going to record abnormal loss. और abnormal loss record करने की एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस 32,300, वहाँ डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 32,300, 32,300, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, जमता है एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, कोई दिक्कत। एबनॉर्मल लॉस में, याले एबनॉर्मल लॉस में मैंने कंसाइनी की कॉस्ट नहीं लिया, क्योंकि कंसाइनी की कॉस्ट इनकर्ड होने से पहले ही नुकसान हो गया, कंसाइनी की कॉस्ट इनकर्ड होने से पहले ही नुकसान हो गया, इसलिए मैंने कंसाइनी की कॉस्ट नहीं ली। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होने से पहले नुकसान हुआ, जो कॉस्ट इनकर्ड होने से पहले नुकसान हुआ तो वो कॉस्ट नहीं लेना, जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है बस उतनी लेना। अच्छा, इससे मेरी रिमेनिंग कॉस्ट कितनी आएंगी, रिमेनिंग यूनिट्स आ जाएंगे 900 यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट्स आ गए 900 यूनिट, और रिमेनिंग कॉस्ट फॉर 900 यूनिट्स अगर मैं माइनस करके 2,90,700 है बोलूँ तो चलेगा, 2,90,700 है बोलूँ तो चलेगा, हाँ या ना, जी यस और नो। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, यस नो हाँ ना कुछ बोलो, बस ऐसे ही कुछ तो भी बोल दो, है ना, जमेगा यहाँ तक, बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से, ये एबनॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या कंसाइनिक ने कॉस्ट इनकर्ड किया, क्या कंसाइनी की कोई, अब हमको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना है, तो मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने होंगे, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स मैं यहाँ लिखता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितने होंगे, देखो, कंसाइंड है 1000, भाई 1000 का 1000 यूनिट्स कंसाइंड थे, माइनस 100 एबनॉर्मल लॉस है, माइनस कितने बेच दिए भाई साहब ने, 850 बेच दिए, माइनस 850 सोल्ड, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेला है वो कितना बचा होगा, 1000 में से 100 बिक गए, 100 का लॉस हो गया, 850 बिक गए, तो जो बच गए वो कितने यूनिट्स बच गए बताओ, जो बच गए वो कितने यूनिट्स बच गए बताओ, हाँ जी बोलो, जो बच गए वो 50 यूनिट बच गए, तो क्लोजिंग स्टॉक इज 50 यूनिट। अब क्लोजिंग स्टॉक, ये जो 50 यूनिट का खर्चा है वो निकालना पड़ेगा। मेरे को बताओ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा है वो कब हो रहा होगा, कंसाइनी के कॉस्ट के पहले या कंसाइनी के कॉस्ट के बाद, ये जो है इसका वैल्यूएशन यहाँ होगा ना, कंसाइनी के कॉस्ट के बाद, यस और नो, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस ले लो, कंसाइनी के एक्सपेंसेस ले लो, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस ले लेंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, और एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी कौन से लू, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, क्या लगता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के नाम से हमारी बुक्स में सिर्फ एक कस्टम ड्यूटी है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के नाम से हमारी बुक्स में सिर्फ एक कस्टम ड्यूटी है। आपको लगता है तो सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी मन की शक्ति, मन की शांति के लिए मैं यहाँ गोडाउन रेंट जो है, गोडाउन रेंट लिख के, ऐसा गोडाउन रेंट, कॉपी कर लेते,
गोडाउन रेंट लिख के इसके सामने जीरो लिख देता हूँ, बट ये किंतु परंतु सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए कि गोडाउन रेंट कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग कंसिडर करना है, ये रिकरिंग है। तो आपका टोटल खर्चा अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? टोटल खर्चा 900 यूनिट का जो है वो ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट जोड़ के आएगा ना। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 900 यूनिट्स पे? टोटल खर्चा 900 यूनिट्स पे 3,19,500, 3,19,500, यस और नो? हाँ या ना? और हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है 50 यूनिट का, ये 50 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक हमको निकालना है, 50 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक हमको निकालना है। अब ये 50 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? सिंपल है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3,19,500 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 900। 3,19,500 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 900 करो, कितना आ रहा है? 3,19,500 डिवाइडेड बाय 900 कितना आ रहा है? ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करोगे तो आपका 17,750, 17,750। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या हो जाएंगी? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या हो जाएंगी? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री विल बी स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक अकाउंट में डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट, 17,700, 17,700। है इजी है वर्किंग नोट, इजीली बनता है, एक एक सीक्वेंस में बनाओ तो आसानी से बनता है, यस और नो? हाँ या ना? डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। क्या होता है ना, ये लोग अलग अलग वर्किंग नोट बनाने के चक्कर में ना सब गड़बड़ करते हैं। एबनॉर्मल का वर्किंग नोट अलग, क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट अलग। आपने जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी और टीचर से अगर पढ़ रखा हूँ तो उनको समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाना किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे, ईजी। ज़्यादा नहीं, सवाल पूछो ना, ये टाइमलाइन बनाओ, जला कब, कब का वैल्यूएशन है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन सी कॉस्ट कंसीडर करनी है और कौन सी कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी है। जो कंसीडर हो गई उसको माइनस कर लो, बच गया, उसमें से वैल्यूएशन कर लो। हाँ या ना? ये अभी एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल तो लिया ही नहीं मैंने अभी तक, एबनॉर्मल लॉस है। अब ये सब हो जाने के बाद, ये सब होने के बाद वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस कर लो। कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस करोगे तो आई थिंक प्रॉफिट आया 47,350 का। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वेयर आर वी गोइंग टू ट्रांसफर दिस प्रॉफिट? डोंट यू थिंक दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस और नो? हाँ या ना? ये प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वहां डेबिट, वहां डेबिट, वहां डेबिट, इसको क्रेडिट कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट कहाँ कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 47,350 वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट जमेगा। अगला परेश अकाउंट सेटल कर लो। परेश ने सेटल करके अपना पैसा वैसा दे दिया, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देख लो एक बार, पढ़ लो। कहाँ लिखा हुआ है वो? अकाउंट सेल वो दिया हुआ ना, अकाउंट सेल जो लाइन है, शोइंग दैट 850 टॉयज हैड बीन सोल्ड बाय ईच, उसके पहले लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ कहीं लिखा नहीं है सेटल हुआ है, क्या है, लिखा है क्या कहीं? 1,000 toys consigned by Aman and company for Nagpur to Paresh, invoice at this, and then this freight 20,000 and this damaged goods on board. Paresh took delivery of remaining stock. Paresh sent a bank overdraft and 1,000 as an advance, and later sent an account sale showing that 850 toys had been sold for 450. Expenses incurred by Paresh this and advertisement this. Paresh was entitled for commission. हाँ, prepare consignment account, Paresh account and profit and loss account in the books of Aman, assuming that nothing could be recovered from insurance. Paresh settle his account immediately, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। परेश सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएट, मैं बोला पढ़ा है कहीं तो भी पढ़ा था मैंने, परेश सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली, तो इमीडिएटली अकाउंट सेटल किया है। तो परेश के अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर बच रही है वो उसने पे कर दी। उसकी आदत है वो चेक पे करता है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बच रही है उसने चेक पे कर दिया। बैलेंसिंग फिगर 2,20,300 उसने पे कर दिया, उसका क्रेडिट हमको डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश। जमेगा क्या यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं ना? अब एक बार नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लो। अगर सिर्फ इतनी एक्टिविटी से निकाला तो नेट प्रॉफिट आता है 15,000,
500 रुपए का, 15,050 रुपए का, 15,050 रुपए का, बराबर है क्या? 15,050 रुपए का। जमता क्या यहां तक? ठीक है। कुछ चीजें बताओ क्या? आर यू गाइज इंटरेस्टेड टू नो सम कंसेप्ट? कुछ कंसेप्ट सीखने की इच्छा है अभी? कुछ बताओ, एक चीज बताओ क्या एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड, ये बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो एक बार चैट में नो डाउट लिख दो। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो चैट में नो डाउट लिख देना। ठीक है, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो आज मैंने जब आपको एक चीज़ ये एबनॉर्मल लॉस पढ़ाया था, आज भी मैंने बताया, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब एबनॉर्मल लॉस जब हमने पढ़ा था, हम एबनॉर्मल लॉस क्यों बुक कर रहे हैं? हम एबनॉर्मल लॉस क्यों बुक कर रहे हैं? ताकि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट गलत ना है, कंसाइनमेंट डिमोटिवेट ना हो कि हमको ये कंसाइनमेंट डिसकंटिन्यू करना है। बट इसका मतलब ये है क्या कि लॉस नहीं हुआ? इसका मतलब कहीं भी ये निकलता है क्या कि लॉस नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैंने 50,000 का एबनॉर्मल लॉस लिखा, तो मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो भाई 50,000 का एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक होगा, और 40,000 का जो प्रॉफिट है, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में बुक होगा। तो आपको नहीं लगता अल्टीमेटली नेट लॉस 10,000 रुपए का हुआ? नेट लॉस 10,000 का ही है, नेट लॉस 10,000 का ही है। बट ये 10,000 का लॉस कंसाइनमेंट में अकाउंट में ना दिखते हुए, यहां दिख रहा था ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में ना दिखते हुए ये कौन से अकाउंट में दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर है। हमने क्या किया? लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में, सो दैट कि कंसाइनमेंट में ह्यूज लॉसेस ना दिखे, है ना? याद आया क्या लॉजिक? व्हाई हैव यू यूज्ड टू पास एबनॉर्मल लॉस की एंट्री? ताकि कंसाइनमेंट डिमोटिवेट ना हो, कंसाइनी डिमोटिवेट ना हो। सर मेरी क्या गलती थी? वो तो आग लग गई, इसमें मैं क्या कर सकता था? इट इज लाइक दैट ना, इट इज लाइक दैट, यस और नो? तो हम अगले साल का डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। भाई 40,000 का प्रॉफिट है, कर सकते हैं काम, 40,000 का प्रॉफिट है, वहां काम कर सकते हैं। ठीक है, नेट लॉस आ रहा है 10,000 का क्योंकि आग लग गई थी, 50,000 का माल आग लग के जल गया। देखो यहां भी ऐसा हुआ है। अगर मैंने ये एबनॉर्मल लॉस बुक नहीं किया रहता ना, 32,300 का, अगर एबनॉर्मल लॉस बुक नहीं किया रहता, अभी प्रॉफिट कितना है? अभी प्रॉफिट कितना है मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये बाद में चेंज हो जाएगा। अभी प्रॉफिट कितना है? ये जो प्रॉफिट है ये अभी कितना है? 47,350 है ना, 47,350 है। अगर मैंने ये एबनॉर्मल लॉस बुक नहीं किया रहता, मैं डिलीट दबा रहा हूँ, देखो एबनॉर्मल लॉस बुक नहीं किया रहता तो मेरा प्रॉफिट कितना आया रहता? 15,000 आया रहता ना, जो ये था 15,500, 15,000, एक मिनट ऐसा मत करो ना, ये भी लिख लो, ये कितना है? 15,050 है, ठीक है। अगर अब अगर मैंने वो डिलीट कर दिया, तो आपको नहीं लगता आपका जो लॉस है वो नेट लॉस डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखने लग जाता, ये वाला? क्या वो डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखने लग जाता, हाँ या ना? ओ यस और नो? तो इससे क्या होगा? कंसाइनी को क्या लगेगा, यार मैंने तो काम किया यार, मेरे हिसाब से तो 47,000 का प्रॉफिट आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 47,000 का प्रॉफिट आना चाहिए, ये सर ऐसा क्यों बोल रहे कि 15,000 का ही प्रॉफिट हुआ? ऐसा क्यों बोला सर ने कि सिर्फ 15 का प्रॉफिट हुआ? अरे वो लॉस कंसिडर नहीं किया सर ने, उसमें मेरी क्या गलती सर? कर लिया ना। अब कंसाइनी को बुरा नहीं लगेगा, कंसाइनी विल फील मोटिवेटेड। एबनॉर्मल लॉस इसलिए रिकॉर्ड होता है, एबनॉर्मल लॉस इसलिए रिकॉर्ड होता है। आई होप आपको समझ में आया कि एबनॉर्मल लॉस क्यों रिकॉर्ड होता है। एबनॉर्मल लॉस क्यों रिकॉर्ड होता है? बच्चे ये समझते नहीं, करने बैठ जाते तो बोलते सर समझ आया ही नहीं, जमा ही नहीं। अरे लॉस क्यों रिकॉर्ड हो रहा है वो तो समझ, लॉस क्यों रिकॉर्ड हो रहा है वो तो समझ, तो चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, हाँ या ना? चलो छाप लो इसको। कंसाइनमेंट अकाउंट, परेश अकाउंट आपके सामने। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन हरी अप फास्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है गाइस स्क्रीनशॉट? तो
आज जो हमने पढ़ा, दिस वाज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक. दिस वाज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक. हाउ नॉर्मल स्टॉक्स आर वैल्यूड, हाउ इट इज बिन रिकॉर्डेड, हाउ आइदर हाउ इट इज बिन कंसिडर्ड एंड एवरीथिंग. क्योंकि अभी तक मैंने नॉर्मल स्टॉक बारे में बात ही नहीं किया. कंफ्यूजन पैदा करना ही नहीं है. पहले एबनॉर्मल अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, फिर अपन नॉर्मल लेंगे. और हो सकता है एक आध क्वेश्चन हम दोनों वाला भी ले लें कि भाई समझे करना क्या है, आराम से कैसे करना है. ठीक है, दोनों आए तो कैसा. बेबी स्टेप्स, एक करके. ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो चैट में नो डाउट लिख दो. आज यहीं रुकते हैं, मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको. कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे. नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट. चले आज यहीं रुकते हैं. विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.